This is an ABP Live podcast. कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं और कांग्रेस की पहली लिस्ट पर अभिषेक श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हमारे सहयोगी वैलोक पाठक ने बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची आई है। 39 नाम है और इसमें कांग्रेस के अघोषित युवराज राहुल गांधी का भी नाम है। राहुल गांधी लेकिन वायनाड से लड़ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पहले ही हारी हुई बाजी मान चुका है? नहीं, राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस की सोच, दोनों में फर्क है। राहुल गांधी वायनाड से पिछली बार भी लड़े थे और सांसद बने थे, और निश्चित तौर पे जब आदमी कहीं का सांसद होता है किसी जगह का, तो उसकी जिम्मेदारी वहां के लोगों के प्रति होती है और वो अचानक से वहां पे एब्रप्टली उस सीट को नहीं छोड़ता है। और अमेठी चूंकि उनका अपना एक खानदानी एक इलाका रहा है, खानदानी सीट रही है, जो कि अब कांग्रेस गंवा चुकी है। इसके बावजूद चूंकि उन्हें उम्मीद होगी शायद कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाए अमेठी में, तो इसलिए वायनाड की गारंटी को बनाए रखते हुए अमेठी पे उन्होंने जो है एक दांव खेला है कि हो सकता है अगर अमेठी भी निकल जाती है तो बहुत संभव है कि वायनाड को वो छोड़ दें बाद में। तो मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस यूपी को कैसे देख रही है, उसको यहां से देखने का कोई मतलब नहीं है। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक भी सीट नहीं है इसमें, जो भी 39 सीटें हैं। जी मतलब वो मंथन चल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में तो स्थिति ये है कि वहां एक सीट पर एक से ज्यादा दावेदार हैं। मतलब 543 सीटों पे अगर दावेदारों की गिनती आप करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो वो 5000 से कम नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि हर दिन हर पार्टी से कोई ना कोई निकल के भाजपा में जा रहा है। अब आप देखिए, अभी कांग्रेस से राजेश मिश्रा चले गए, सुरेश पचौरी चले गए, तो ये तमाम नेता जो जा रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सीट की गारंटी या आश्वासन के नाम पर ही जा रहे होंगे, ऐसे तो कोई भाजपा में नहीं चला जाएगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने काडरों या आरएसएस के काडरों के अतिरिक्त बाहर के लोगों को सीट की गारंटी और आश्वासन देके पार्टी ज्वाइन करवाएगी, तो वहां पर लिस्ट निकालना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत कांग्रेस के, जहां पर कि प्रत्याशियों का टोटा है। और खासकर उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ऐसी है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने हवा में घोषणा कर दी कि वो महिलाओं को टिकट देंगे, और एक कैंपेन भी उन्होंने किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। लेकिन हालत ये हो गई थी कि बाद में आखिरी समय 1 महीने में प्रत्याशियों का चुनाव करने में बड़ी दिक्कत आई थी, और उन्हें जो है बसपा और बाकी दूसरे पार्टी, छोटी पार्टियों से 5-5, 10-10 हजार वोट लाए हुए लोगों की पत्नियों को खड़ा करना पड़ा था। तो कांग्रेस के साथ ये वास्तविक दिक्कत खासकर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहां पे संगठन निश्चित तौर पे खड़ा हुआ है 2-3 साल में, लेकिन वो लीडरशिप नहीं बना पाए हैं, लोगों को जोड़ नहीं पाए हैं, और इसीलिए शायद 39 अभी लिस्ट आई है, और 11 तारीख को भी जो अगली लिस्ट आनी है वो भी मुझे लगता है कि बहुत छोटी लिस्ट ही होगी, जबकि भाजपा की 200 के आसपास आ गई है, और कल जो लिस्ट आने वाली है वो भी 150 की होगी। तो मुझे लगता है कि 200, 150, 350 तो कल ही निपट जाएगा भाजपा का। तो कांग्रेस में थोड़ा स्लो गति से चलना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वहां पे लीडरशिप है नहीं। अच्छा, एक चीज जो गौर करने की है कि ये जो 39 सीटें हैं, इसमें हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। अगर हम थोड़ा बहुत मानना चाहें तो छत्तीसगढ़ को जबरन मानना पड़ेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ भी हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहाँ माइग्रेटेड लोग जो हैं मध्य प्रदेश के, उनको मान सकते हैं। बाकी केरल के हैं, कर्नाटक के हैं जी, और इसी तरह की सीटें हैं। लक्षद्वीप है, नागालैंड है, सिक्किम है, मेघालय है, छोटे छोटे राज्य जो हैं, या छोटी छोटी जो संसदीय सीटें हैं। इससे मुझे वो बहुचर्चित बयान याद आता है, साउथ वाले थोड़े ठीक ठाक वोटर्स होते हैं और नॉर्थ वाले
थोड़े ठीक वोटर्स नहीं होते हैं। ये सोच भी है क्या इसके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि नॉर्थ में तो कांग्रेस का बहुत कुछ रह नहीं गया है ना, तो कांग्रेस का जो भी कुछ बचा खुचा है वो आपका सेंट्रल इंडिया से नीचे ही है। सेंट्रल इंडिया का मतलब मान लेते हैं कि आप छत्तीसगढ़ से शुरू कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी अब क्या ही बचा है, लेकिन चूंकि अभी अभी सरकार गई है तो थोड़ा सा हो सकता है कि 4 महीने की एंटी इनकम्बेंसी कुछ काम आ जाए भाजपा वाली, वरना उसके नीचे आप महाराष्ट्र से गिनना चालू कीजिए तो आपको कर्नाटक मिलेगा, केरल मिलेगा और तेलंगाना मिलेगा। तेलंगाना में उनकी अपनी सरकार है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो भी मतलब चांस है सीटें लाने का, वो अधिकतर मिड इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से नीचे के हिस्से में ही है, साउथ तक। तो निश्चित तौर पे आदमी जो है, जब परीक्षा होती है तो सबसे आसान सवाल जो होते हैं, जो उसको आते हैं, वो पहले हल कर लेता है और कठिन सवालों पर बाद में समय देता है, ताकि अगर ज्यादा समय लग भी जाए तो नुकसान ना हो। तो ये पर्चा हल करने जैसा मसला है कि कांग्रेस ने पहले नीचे को डील किया है, जहां जहां उनकी मजबूती है, जहां वो जानते हैं कि भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाएगी या कम रहेगी, तो वहां पहले निपट लो। और उसके बाद फिर जो है ऊपर जैसे ही आएंगे, मध्य प्रदेश से आप बढ़ना चालू करेंगे, महाराष्ट्र से, तो निश्चित तौर पे वहां कैंडिडेट्स की दिक्कत आएगी, तो उसमें फिर माथापच्ची होगी आराम से। अब एक सवाल इन दोनों पार्टियों के आपसी, जो आपने कहा कि एक तरफ 350, दूसरी तरफ ये 39, और मान लीजिए कि कल परसों में 40-50 और निकाल दें तो 100 के नीचे। तैयारी का ये स्तर कैसे इंडिया गठबंधन मात देगा एनडीए को? इंडिया गठबंधन जैसा तो कुछ अभी मतलब दिख भी नहीं रहा है ना। अभी तो इंडिया गठबंधन एक तरह से इमेजिन्ड किस्म का गठबंधन लगता है, क्योंकि आप देखिए आज तो मतलब जो 3-4 दिन से अफवाह उड़ रही थी या खबर चल रही थी कि बहन जी से बातचीत चल रही है कांग्रेस की, और वैसी थे। जी, आज तो बहन जी ने ट्वीट करके साफ साफ लिख दिया कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें, मीडिया की अफवाह है और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी। तो जो इंडिया अलायंस जिसको आप कह रहे हैं, ये जो संज्ञा है, ये 1-2 बैठकों से बनी हुई संज्ञा है। अभी तो आज की स्थिति में इसका कोई बहुत ठोस आकार है नहीं, और वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर कहना हो तो कांग्रेस प्लस कांग्रेस के अलाइज कह सकते हैं, और उसमें भी कांग्रेस टीएमसी या डीएमके जैसी पार्टियों के आगे कमजोर स्थिति में ही दिखती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के जीतने का सवाल करने के बजाय हमें सवाल ये करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को 303 के आगे कितना इंडिया अलायंस रोक सकती है। 372 का जो उनका टारगेट है या 400 जो कह रहे हैं, इंडिया अलायंस कितना उनको रोक सकती है, कितनी सीटों पर। तो मुझे लगता है कि ये जो 39 सीटें हैं जिसकी लिस्ट आई है, और जो परसों आएगी 50-60 सीटों की, ये जो 100 सीटें होंगी कांग्रेस की, ये 100 सीटें क्रूशियल होंगी, क्योंकि पिछली बार 128 सीटें थीं जो कि बीजेपी के पास नहीं थीं। तो वो 128 सीटें ऐसी होंगी जहां पर हम देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने टैली को पिछली बार के मुकाबले कितना बढ़ा पाती है, कितना नहीं बढ़ा पाती है। तो अगर आप सोमवार के अंत तक भाजपा की दूसरी लिस्ट और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट दोनों को मिला लें तो शायद ये 450-550 तक का आंकड़ा पहुंचेगा, और उसमें फिर आप देख पाएंगे कि दोनों में मजबूत स्थिति किसकी है। कांग्रेस को लगातार कहा जा रहा है कि वह विरोध की धुरी बने, और काफी दिनों तक चला। पहले नीतीश जी आए, फिर बाकी सारी बातें हुई, बहुत सारा कुछ इस बीच घट गया। लेकिन फिलहाल अंतिम सवाल मेरा, इन 39 सीटों के जो उम्मीदवार हैं, इनके बरक्स या आगे की जो तैयारी या कांग्रेस की जो तैयारी दिख रही है, उसके बरक्स कांग्रेस का भविष्य क्या दिखता है? कितनी सीटें, मतलब प्रेडिक्शन तो खैर एक बहुत अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस का भविष्य मोटे तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं इस चुनाव में?
देखिए, भविष्य का सवाल जब आप करते हैं तो किसी भी फर्स्ट पास द पोस्ट डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी का भविष्य उसके वोट परसेंटेज पे टिका होता है, सीटों पर नहीं टिका होता है। ठीक है, ये तय है, ये निश्चित तौर पर ये सच्चाई है कि सीटों से सरकार बनती है और गिरती है, और एक सीट से ही इस देश की किस्मत तय होती है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट डेमोक्रेसी में जो वोट परसेंटेज है वो पार्टी के भविष्य को तय करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस की चाहे जो भी सीटें आए, 40 आए, 50 आए, 80 आए, 100 आए, कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई खास गिरावट होने जा रही है। जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस का तकरीबन इंटैक्ट ही रहने वाला है, और ये बहुत संभव है कि रीजनल पार्टियों का वोट परसेंटेज मिला के कुछ बढ़े। ठीक है, हाँ, सीटों की जहां तक बात है तो सीटों का निकलना वो वोट के मिक्स पे तय होता है। तो वोट का मिक्स चूंकि कांग्रेस का उस तरह से सामाजिक तबकों के बीच में अभी नहीं है, और जो पुरानी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो जा चुकी हैं, ठीक उसी तरह रीजनल पार्टीज का भी वोट का मिक्स नहीं है, क्योंकि उनका जो जनाधार है वो कुछ खास जातियों या वर्गों तक सीमित है। तो भारतीय जनता पार्टी वोट मिक्स के मामले में एडवांटेजियस पोजीशन पर है, और वो सीटों के मामले में भी इसीलिए एडवांटेज में है। लेकिन कांग्रेस का भविष्य कहीं से कोई खतरे में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है ये और ज्यादा बाइपोलर होगी, और चीजें कांग्रेस बनाम भाजपा के बाइनरी में ही देखी जाएंगी और प्ले करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.